Good evening and welcome to Stellar IAS. Today we will be having a demo class for world history. आज हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करेंगे. बट किसी भी रेवोल्यूशन की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय रेवोल्यूशन? तो रेवोल्यूशन का क्या मीनिंग है? सी, हम सबने अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में, चाहे हमको पता ना हो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन है क्या, बट हमने उसके बारे में कभी ना कभी सुना है. स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना है, रशियन रेवोल्यूशन है, साथ में लेटेस्ट रेवोल्यूशन जो है उसका नाम है अरब स्प्रिंग, जो कि मिडिल ईस्ट में हुई है. तो रेवोल्यूशन होती क्या है? देखो, रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, स्पेशली द पॉलिटिकल ऑर्डर, उसको ओवरथ्रो कर देना. द ओवरथ्रो ऑफ एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड रिप्लेसिंग इट बाय अ न्यू ऑर्डर इज नोन एज रेवोल्यूशन. ये जो ओवरथ्रो है एक रेवोल्यूशन में, वो पीसफुल नहीं होता. जैसे हम कभी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कभी इंडियन रेवोल्यूशन नहीं बोलते, बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम और इट वॉज मोस्टली पीसफुल. तो इसलिए रेवोल्यूशन जो होती है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनार्की, केओस, डिसऑर्डर. तो रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें एक रेवोल्यूशन का पार्ट है. तो नाउ कमिंग बैक टू अमेरिकन रेवोल्यूशन. अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? अमेरिकन रेवोल्यूशन किसने किया? Was it done by the local indigenous people, जिनको हम अमेरिकन इंडियंस कहते हैं? आजकल इनको अमेरिकन इंडियंस कहा जाता है. क्या ये इन्होंने की थी? नहीं. अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज डन बाय यूरोपियंस हु हैड कम एज इमिग्रेंट्स टू अमेरिका. वो यूरोप से माइग्रेट होकर अमेरिका आए थे और कुछ सालों बाद उन्होंने रेवोल्यूशन की. एक साइड पे वो लोग थे, दूसरे साइड पे कौन था? दूसरे साइड पे यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे बेसिकली. तो दिस रेवोल्यूशन वाज बाय द इमिग्रेंट्स, बाय द यूरोपियन इमिग्रेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज. अब ये रेवोल्यूशन क्यों हुई, कैसे हुई, इसके इवेंट्स क्या थे? इट इज वेरी इजी फॉर मी टू गो थ्रू दीज इवेंट्स कि यहां से स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट इंसिडेंट था, इसके बाद ऐसे हुआ, इसके बाद ऐसे हुआ, एंड फाइनली अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस. बट उससे आपको ये चीजें इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आएंगी. इसलिए समझने के लिए इट इज बेटर कि हम अमेरिकन रेवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुई उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं. उससे पीछे की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी, उसको समझते हैं. तब हमें रीजंस पता लगेंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ क्यों. तो उसके बाद हम जब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के रीजंस को समझ लेंगे क्यों हुआ, तो हमको इजीली उसके इवेंट्स भी समझ में आ जाएंगे और साथ साथ हमको उसकी जो वैल्यू है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट from a few years back from American Revolution. कुछ साल पीछे चले जाते हैं. कितना पीछे चले जाते हैं? Let's study a little about America before American Revolution. क्या हुआ था? देखिए, अमेरिका बिफोर अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसमें हम तीन चीजों की बात करेंगे. एक कि इमिग्रेंट्स यूरोप से अमेरिका आए, वो क्यों आए. दूसरा हम बात करेंगे कि अमेरिकन कॉलोनियल जो कल्चर था, जो इमिग्रेंट्स अमेरिका आए थे यूरोप से, उन्होंने कुछ कॉलोनीज वहां बनाई थी, कुछ सेटलमेंट्स बनाई थी. उसका कल्चर एक डिफरेंट कल्चर कैसे बना, क्यों बना, और वो एकदम हाइब्रिड कल्चर क्यों बना. तीसरी हम ये बात करेंगे कि ये सब होते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी.
तो इन चीजों को अगर हमने बात कर ली, इन चीजों को हमने समझ लिया, तो हमें एक अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले की हिस्ट्री का पता लग जाएगा, हमें रीजंस पता लग जाएंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई क्यों थी। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो नंबर 1 पॉइंट है यूरोपियंस माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। वाई? क्यों माइग्रेशन होती है, आप मुझे बताओ। आज हम लोग इंडियंस स्पेशली पंजाब से वी आर वेरी हैप्पी टू गो टू कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हम लोग क्यों जा रहे हैं? पुश फैक्टर्स भी हैं, पुल फैक्टर्स भी हैं। पुश फैक्टर्स हमारी लाइफ, अगर हमको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे ठीक नहीं है और हमको बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, हमें वो फ्रीडम नहीं मिलती हमारे घर परिवार से, हमारी सोसाइटी से, हमारी गवर्नमेंट से, तो ये सारी चीजें पुश फैक्टर्स हो जाती हैं। तो हमें लगता है यार लेट्स हैव अ बेटर लाइफ आउटसाइड। तो ये हो गए पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स क्या है कि वहां पे हमको बेटर लाइफ मिल रही है, हमको बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है बेटर, और हमें अपनी मेहनत का, अपनी लेबर का हमें रिटर्न मिल रहा है जितना हमें लगता है कि हम डिजर्व करते हैं, इसलिए तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। सिमिलरली यूरोप से माइग्रेशन क्यों हुई अमेरिका? पुश फैक्टर्स भी थे, पुल फैक्टर्स भी थे। अगर हम पुश फैक्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हो यूरोप वाज गोइंग थ्रू कांस्टेंट वॉर्स, genocides, poor people were made slaves, there were political tortures, religious extremism हो रहा था, प्रेशर ऑफ चर्च था, देयर वाज अ सिविल वॉर इन इंग्लैंड, काफी डेकेड्स तक, 3-4 डेकेड्स तक वहां सिविल वॉर थी। तो सिविल वॉर किसके बीच में थी? एक स्टुअर्ट डायनेस्टी जो वहां रूल कर रही थी एंड द सपोर्टर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि किसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, एक क्राउन की या पार्लियामेंट की। तो फाइनली द supporters of parliament won and the Stuart dynasty supporters they lost and many of them migrated. Queen Elizabeth supported the opening of colonies in New Land. उनके बाद किंग जेम्स 1 आए, इन्होंने भी 2 कंपनीज को अलाउ किया कि आप जाओ अमेरिका एंड आप वहां कॉलोनीज बनाओ। तो अगर हम ये बात करें कि कांस्टेंट वॉर्स, जेनोसाइड्स, पुअर पीपल वर मेड स्लेव्स, पॉलिटिकल टॉर्चर, उस टाइम के यूरोप में यूरोप वाज डिवाइडेड इन वेरियस किंगडम्स। अभी जो हम नेशन स्टेट यूरोप में देखते हैं वो उस टाइम पे नहीं थी। जर्मनी एक कंट्री नहीं थी, जर्मनी के कुछ हिस्सों में कोई और किंगडम थी, कुछ हिस्सों में कोई और किंगडम थी। सिमिलरली फ्रांस, इटली and different European powers and UK में भी, UK although was in a better place, वहां पे नेशन सिस्टम इन नेशन स्टेट सिस्टम बाकी कंट्रीज से पहले आ चुका था। तो उस टाइम पे जो किंगडम्स होती थी हार्डली दे वर फ्रेंडली विद ईच अदर। वॉर होती थी फॉर देयर ओन मोटिव, दे बिकेम फ्रेंड्स, फॉर देयर ओन मोटिव दे बिकेम एनिमीज, बट हार्डली देयर वाज एनी पीस इन दोस टाइम्स। तो जब कांस्टेंट वॉर्स हो रही हैं, कांस्टेंट जेनोसाइड है, जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको मार दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, रिलीजन बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो चुका है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है, चर्च बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, एनी वॉइस अगेंस्ट चर्च वुड बी क्रश्ड। जो क्रिश्चियनिटी में भी डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी हो गई, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी हो गई, इनके नीचे भी काफी अलग अलग सेक्ट्स हैं। तो उस टाइम पे जो नए सेक्ट्स आ रहे थे उनके अगेंस्ट जो इस्टेब्लिश चर्च का ऑर्डर था, उन्होंने एक कैंपेन चलाई हुई थी, वो उनका जेनोसाइड होता था। तो इन चीजों से बचने के लिए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से बचने के लिए, सिविल वॉर के बाद प्रेशर ऑफ चर्च से बचने के लिए, पॉलिटिकल टॉर्चर से बचने के लिए इमिग्रेंट्स यूरोप से अमेरिका गए। ये हो गए पुश फैक्टर्स। इसमें एक और पुश फैक्टर है, जैसे हमने अभी बात करी है, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने ओपनिंग ऑफ कॉलोनीज को सपोर्ट किया था। इनके बाद किंग जेम्स आए थे, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। तो जेम्स टाउन इन 1607 with 120 Britishers, जेम्स टाउन
with 120 Britishers became the first British colony in USA. ठीक है, अब ये 120 लोगों की सेटलमेंट हुई है, धीरे धीरे बढ़ के ये बहुत सारी सेटलमेंट्स हो जाती हैं। 1775 तक 13 कॉलोनीज हो जाती हैं। अभी तो जेम्स टाउन में 120 लोग हैं। जब हम 1775 की बात करेंगे तो जो कॉलोनीज हैं दे हैव बिकम अ प्रॉपर स्टेट्स। ठीक है, तो अगले 150 इयर्स ऑलमोस्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम 1607 जब जेम्स टाउन बना है तो उसके अगले 150 साल में 13 मेजर कॉलोनीज बन चुकी हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बाय 1775 देयर वर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज। ये होगी नंबर 1 बात। अमेरिका बिफोर रेवोल्यूशन में नंबर 1 पॉइंट ये है कि अमेरिका में यूरोपियंस जाके बसे थे, माइग्रेट हुए थे, और उन्हीं की जद्दोजहद, उन्हीं की प्रॉब्लम्स की वजह से आगे जाके हम देखेंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई। सेकंड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि अब ये जाके अमेरिका में जब सेटल हुए तो एक इनका डिफरेंट कल्चर बना। दैट कल्चर वाज मच डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन कल्चर। अब ये डिफरेंट कल्चर क्यों बना, इसके बहुत कारण है। नंबर 1 इज दैट people who settled there, although mostly they were Britishers, we can say 80 to 90% of them were Britishers, but जो दूसरे लोग थे, दूसरी कंट्रीज से आए थे, वो भी थे, about 10-15%. They were from Germany, they were from France, they were from Italy, they were from different parts of Europe. तो ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, डिफरेंट रीजन से आए। इवन जो ब्रिटेन से आए वो भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट रीजन से गए वहां पे। And they belong to different sects of Christianity. They belong to different regions. They belong to different backgrounds. वहां जाके when they started working, they started working as different professionals. कोई कारपेंटर था, कोई डॉक्टर था, कोई लॉयर था, कोई इंटेलेक्चुअल था, कोई फार्मर था, कोई आर्मी में था, कोई ट्रेडर था, कोई बिजनेसमैन था। तो ऐसे हम ये नहीं बोल सकते जैसे हम पुराने जमाने की किसी सोसाइटी को एक एग्रीकल्चर सोसाइटी बोल देते हैं, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोल देते हैं, एक ट्राइबल सोसाइटी बोल देते हैं। दिस सोसाइटी, दिस न्यू अमेरिकन सोसाइटी वाज वेरी हेटेरोजेनस। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए, वहां आके अलग अलग इन्होंने काम किए। तो इस वजह से द कल्चर दैट डेवलप्ड वाज अ वेरी हेटेरोजेनस एंड इट इज नोन एज अ हाइब्रिड कल्चर। People belong to different religions, regions and sects. Different colonies had different and distinct administrative rules and laws. जो different colonies थी, 13 जो colonies थी, उसके ऊपर कोई सेंट्रल पावर अमेरिका में नहीं थी। तो जैसे जैसे वो colonies डेवलप हुई, एक के बाद एक लोकल कंडीशंस के हिसाब से, लोकल टेम्परामेंट, लोकल कल्चर, लोकल सोशल कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हर जगह पे बन गया। कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं था, इसलिए एक हाइब्रिड कल्चर बना। हेट्रोजेनस सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड, इसकी हम बात कर ही चुके हैं। इसके बाद ट्रेड फ्लरिश्ड विद इंग्लैंड एंड यूरोप, स्पेशली for 5 decades just before the American Revolution. वो 5 डेकेड में इतनी प्रॉस्पेरिटी और इतनी रिचनेस आई अमेरिकन ट्रेडर्स पे कि वो बहुत प्रोस्पेरस हो गए। उनका स्टेटस नॉट ओनली इन अमेरिका बट इन यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड काफी बढ़ गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखो विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कोई कल्चर बन ही नहीं सकता। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तभी कोई कल्चर बनेगा, तभी कोई एक्सप्रेशन आएंगे। कल्चर है क्या? कल्चर इज लैंग्वेज, कल्चर इज योर सॉन्ग्स, योर फोक डांसेस, कल्चर इज योर religious expression, culture is your cinematic expression, culture is your poems, your literature, these things are culture. जब इसको expression, हर चीज culture क्या है? Culture is an expression. अगर आपको expression की ही freedom नहीं होगी तो फिर काय का culture? किसी बात का culture रह ही नहीं गया। तो यहाँ पे जो freedom of speech थी तभी एक hybrid culture बन पाया। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 17th सेंचुरी के एंड में आ चुकी थी। फर्स्ट न्यूज़पेपर 1705 में आ चुका था जिसका नाम बॉस्टन न्यूज़लेटर था।
ये एक प्री का क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट ये क्योंकि मैंने पीपीएससी के क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत रैंडम अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इस तरीके के फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम क्या था। इसके साथ साथ जर्नल्स लाइक द गेजेट, द न्यूयॉर्क रिपोर्टर, दे बिकेम पॉपुलर बिकॉज दे हैड एन इंडिपेंडेंट वॉइस। इतने पॉपुलर हो गए नॉट ओनली इन अमेरिका बट दे हैड डिमांड फ्रॉम यूरोप ऑल्सो, not only from Britain but other parts of Europe also, just because they expressed their opinions without any fear. Another point is educational and intellectual awareness. देखिए, universities like Princeton, Yale, Dartmouth, Harvard, Brown, so these universities and education institutes, they were already established before American Revolution. तो इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, साथ में जर्नलिज्म इतना फ्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, साथ में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट कल्चर तो बनेगा ही। क्वैकर्स कौन होते हैं? क्वैकर्स आर अ सेक्ट ऑफ चर्च। तो उन्होंने क्या किया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए चिल्ड्रन के लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, हु वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन? बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था अमेरिकन रेवोल्यूशन में, अमेरिकन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में, और ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फाइटर्स। ही फाउंडिंग फादर्स of American Revolution. He established American Philosophical Society. Another prelims का क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, अमेरिका में who was the father of the American Philosophical Society? कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे आई कीप टेलिंग यू कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको मटेरियल तो सब मिलेगा ही, और बट उसमें इतने सारे मटेरियल में ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब हमारे पास लिमिटेड टाइम हो कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। तो वाइल टीचिंग ओनली अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वाइल टीचिंग ओनली आई विल बी टेलिंग यू कि इस चैप्टर में यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, यू शुड कीप योर रजिस्टर्स रेडी। वो आप रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लो। इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल विल बी देयर, आपको एक पूरी पीडीएफ इन चीजों की मिलेंगी, आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऐसे पॉइंट्स हैं वो आप जरूर लिख लो साथ में। जब आप रिवाइज करोगे, इन पॉइंट्स से गो थ्रू करोगे, तो ऑब्वियसली इसमें से 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन बन गया भाई, थॉमस पेन्स बुक कॉमन सेंस। तो ये एक बहुत फेमस बुक थी, वहां पे इसने एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमेरिकन सिटीजन्स में जगाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे भी मेंशन करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द इवेंट्स ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो ये भी आपने याद रखना है, इसको भी आप लिख सकते हो। तो वी कैन से एजुकेशन एंड जर्नलिज्म ignited a spirit of nationalism among the people of different colonies. Within a century of establishing colonies, they felt that they belonged to one nation. अभी हम 13 कॉलोनीज की बात कर रहे थे, and within a century we are talking about one nation. ये कैसे हो गया भाई? इसी को कहते हैं हाइब्रिड कल्चर। अभी हम ये बात कर रहे हैं ऊपर, जब आप इस स्लाइड में ऊपर देखोगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज पीपल। इनके बैकग्राउंड में कितना डिफरेंस है, इनके फोरग्राउंड में कितना डिफरेंस है, इनकी प्रीवियस नेशनैलिटीज में कितना डिफरेंस है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कितना डिफरेंस है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट, by the end of this slide we are talking about one nation, a feeling of nationalism. इसको कहते हैं melting pot culture. American culture is popularly known as a melting pot culture. melting pot culture क्या होता है कि अलग अलग
रीजन से, अलग अलग बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेके, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स लेके लोग आए एंड इन अ पॉट दे मेल्टेड देयर कल्चर। उसके बाद एक जो डिफरेंट कल्चर निकला उसको अमेरिकन कल्चर कहते हैं। कि अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। हर बंदा हर अपनी रीजन से, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से, अपने बैकग्राउंड से, अपनी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ लेके आया एंड दे मिक्सड इट टुगेदर एंड जो मिला मेल्टिंग पॉट में मिक्स होके तो उसको अमेरिकन कल्चर कह रही है। ठीक है, तो दिस बाइंड्स देम, ऑल दीज थिंग्स जो भी हमने अभी बात करी है, दीज थिंग्स मेक द अमेरिकन सोसाइटी एज वन नेशन। अब ये हो क्यों पाया? अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले जब ये सब हो रहा था तो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी में ये होने कैसे दिया? बट ब्रिटेन वॉज वेरी बिजी, इसलिए होने दिया। ब्रिटेन इंडिया में बिजी था, ब्रिटेन को इंडिया को कैप्चर करना था। आप देखो ना, हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। रेवोल्यूशन कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? मिड 1770s से, तब से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो अभी तो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी हुए हैं, तो ब्रिटेन तो वहां पे भी बिजी है। ब्रिटेन इज फाइटिंग विद फ्रांस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपनी कॉलोनीज के लिए फ्रांस और ब्रिटेन आपस में कितना लड़ रहे हैं? इंडिया में लड़ रहे हैं, यूरोप में लड़ रहे हैं, कनाडा में लड़ रहे हैं, अमेरिका में लड़ रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दे आर फाइटिंग, दे आर वेस्टिंग देयर रिसोर्सेज। अब इतना सब वॉर्स करने के बाद और एरियाज कैप्चर करने के बाद ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो कम होंगे, इकोनॉमिकली आप थोड़े से तो हर्ट होगे एंड देन यू विल कम, अरे हमारी कॉलोनीज का है, अच्छा अमेरिका में भी कॉलोनी है, इनसे कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाए। उससे पहले आप कहाँ थे? यू वर एब्सेंट। नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज ट्रेड वॉज द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। जेम्स वन ने जब इमिग्रेंट्स को, कंपनीज को अलाउ किया कि जाओ भाई साहब वहां पे जाके कॉलोनीज बनाओ, एलिजाबेथ ने जब एनकरेज किया तो क्यों किया? ट्रेड के लिए, वहां से रॉ मटेरियल लो, वहां की लेबर यूज करो, फिनिश्ड गुड्स बनाओ और उनको यूरोप में बेचो, पैसा लेके आओ, इसलिए किया। वहां पे कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जो यूरोप में नहीं मिलती, लेके आओ। जैसे इंडिया में स्पाइसेस थे, लेके जाते थे यहां से, तो इसलिए ट्रेड वॉज द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। जब तक ट्रेड अच्छा चलता गया, लोकली क्या हो रहा है नहीं पूछा गया। कॉलोनीज हैड डेवलप्ड टू मच, कॉलोनीज हैड डेवलप्ड टू मच टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन। इतने टाइम पे, इतनी नेग्लिजेंस के बाद, जब कॉलोनीज इतना ज्यादा डेवलप हो गई कि वो इतनी फ्री हो गई, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई, तो इस टाइम पे इतने सालों बाद उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल ऑब्वियसली होगा ही। तो कॉलोनीज हैड डेवलप्ड, अभी हमने बात करी कि हर कॉलोनी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। नेक्स्ट इज समटाइम्स, यस, अगर हम आगे और पढ़ेंगे कि ब्रिटेन ने कोशिश की कुछ ऐसे लॉज पास करने के लिए कि अमेरिका का ट्रेड हम ब्रिटेन अपने फेवर में कर सके, ऐसे लॉज पास करे, ऐसी पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज पास करे जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, जिससे अमेरिका का ट्रेड कंट्रोल किया जा सके। सम ऑफ दोज लॉज वर नोन एज द नेविगेशन लॉज एटसेट्रा, बट दे वर वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स। ये आपको डिटेल में पीडीएफ में मिलेगा। Therefore, America was not used to subjugation. अमेरिका को सब्जुगेशन की कभी आदत ही नहीं पड़ी। हम वो, एक तो सब्जुगेशन की इनको आदत थी यूरोप में जिनको आदत पड़ गई वो यूरोप में रह गए, जो उससे बच के निकलना चाहते थे वो निकल के अमेरिका में आ गए। उनके साथ साथ कुछ लोग ट्रेड और प्रॉफिट के लिए भी आ गए। तो अब यहाँ आके इतने 150 सालों बाद उन्होंने अपना एक कल्चर बना लिया जिसमें फ्रीडम की बहुत वैल्यू है, लिबर्टी की बहुत वैल्यू है। अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने अपना एक हाइब्रिड कल्चर बना लिया। हालांकि वो एक दूसरे से डिफरेंट है, बट नाउ दे फील दैट दे बिलोंग टू वन नेशन। उनमें वो
जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, वो फीलिंग है फ्रीडम की, वो फीलिंग है लिबर्टी की, वो आ चुकी है। इतनी आसानी से उस फीलिंग को आप नहीं हटा सकते, और वो भी इतने साल तक जब आप बहुत नेग्लिजेंस में रह रहे थे। अब एकदम से आके आप उसको नहीं हटा सकते। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले अमेरिका कैसा था। हमने पढ़ा कि वो इमिग्रेंट्स वहां आ गए थे, हमने ये पढ़ा कि उनका एक डिफरेंट कल्चर हो गया था, हमने ये पढ़ा कि ब्रिटेन इस टाइम पे नेग्लिजेंट था, इसलिए वहां पे ब्रिटेन का इतना कंट्रोल हो नहीं पाया। देयर रिलेशनशिप वाज मोर बेस्ड ऑन ट्रेड। अब ये हमको बैकग्राउंड मिल गया कि भाई अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले अमेरिका कैसा था। अब हमको जब ये बैकग्राउंड मिल गया है, अब हमें पता लगेगा कि जो ब्रिटेन स्टेप्स लेगा आगे, उसका ये लोग जो अमेरिकन लोग जो यूरोप के इमिग्रेंट्स हैं, उनका रिस्पॉन्स, उनका रिएक्शन क्या होगा। उसी रिएक्शन में जो मूवमेंट बनती है उसको अमेरिकन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन।